नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। दो गुटों की तरफ से जुलूस निकालने की जिद की वजह से आज पंजाब का शहर पटियाला बड़ी तबाही के मुहाने पर बिल्कुल पहुंच गया था। और बड़ी खबर यह है कि पटियाला में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पटियाला में कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पटियाला में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। खोलो कृपान खोलो। सड़क पर तलवारें लहराई जा रही हैं। खोलो कृपान खोलो। दोनों तरफ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। छतों से भी पथराव किया जा रहा है। पुलिस वालों पर भी हमले हो रहे हैं। गोलियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच धार्मिक नारे गूंज रहे हैं। कुल मिलाकर कह दें तो जुलूस की जिद ने आज पंजाब के पटियाला शहर को जंग का मैदान बना दिया। और पटियाला में साजिश की ये चिंगारी भड़काई है सिख फॉर जस्टिस संगठन ने। दरअसल हिंदू संगठनों ने खालिस्तान के विरोध में जुलूस निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद दूसरे संगठनों ने इस जुलूस के विरोध में ही जुलूस निकाल दिया। दोनों गुट शहर के फव्वारा चौक तक जुलूस निकालने पर अड़े थे, हालांकि मंजूरी किसी के पास नहीं थी। हिंदूवादी संगठन काली माता मंदिर से फव्वारा चौक की तरफ जा रहे थे, तभी सड़क पर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों समुदायों की तरफ से पहले पुलिस पर और फिर एक दूसरे पर पत्थरबाजी और तलवार से हमले किए गए। हंगामे के बीच पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। बवाल के बीच फुटओवर ब्रिज से वीडियो बना रहे इस शख्स को सुनिए जो गोलीबारी की बात कर रहा है। काली माता रे मंदिर कोले रियांगा का गोली चल रही है। पटियाला की आज की हालत समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1986 में आज ही के दिन गुरबचन सिंह ने अमृतसर में खालिस्तान का झंडा लहराया था। विदेश में बैठे आतंकी पन्नू ने आज भी इसी तरह झंडा लहराने का ऐलान किया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब में कई जगह झंडा लहराने का ऐलान किया है। फिलहाल पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में कर लिया है। कुछ शरारती
तत्वा करके कुछ अफवाह करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनू कंट्रोल कर लिया है। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं। हिंसा का शोर शांत होते ही सियासत के सवाल उठने लगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ताजा हालात के लिए मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स कर गया है। पुलिस के बस का रहा नहीं। वहाँ की पुलिस अब सरकार जो कहती है या जो उनके राजनीतिक बॉसेस उनको जो कहते हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। पुलिस इस बात में बिजी है कि वो जो पॉलिटिकल स्कोर उनके बॉसेस के सेटल करने हैं। दिल्ली में पुलिस आए दिन आई होती है यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के घर पर, उसमें ज्यादा बिजी है। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, लेकिन अचानक ऐसे सड़क पर मचे संग्राम को लेकर पंजाब पुलिस और सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जगविंदर पटियाल से जरा समझते हैं हम कि आखिरकार जगविंदर सवाल ये बड़ा हो जाता है। ये जगविंदर पटियाल हमारे साथ आ गए। जगविंदर, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंजाब को ये जिस तरीके की हिंसा की आग में झोंका जा रहा है, इसके पीछे की सियासी साजिश आखिर है क्या? देखिए, सियासी साजिश ये है कि इसमें एसएफजे लगातार कोशिश करता है कि पंजाब के अमन को खराब किया जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो पहली बार उसको ये थोड़ी सी कामयाबी मिली है और उसने जिस तरह का आह्वान किया था उस आह्वान के बाद पंजाब में हिंसा हुई है। लेकिन पंजाब अच्छी तरह से ये समझता है कि इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है और आतंकवाद के दौर में जो कुछ पंजाब ने देखा है, तो मुझे लगता है कि आज दोपहर के बाद जो कुछ उससे पहले हुआ उसके बाद नहीं होगा। दूसरा, सरकार एक्शन में आई है। इस वक्त डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ इंटेलिजेंस चीफ के साथ भी भगवंत मान की मीटिंग चल रही है और चीफ मिनिस्टर हो सकता है कि जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थे कि लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एसएफजे की कॉल पर कोई ना कोई शरारत हो सकती है, ये इनपुट इंटेलिजेंस का था और सब जिलों में इस तरह के लोगों पर पहले नजर रखी जा रही थी। आखिरकार पटियाला में ऐसा जगविंदर पटियाल, अब सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इस हाई लेवल मीटिंग के बाद अब ये तय किया जाएगा सरकार की तरफ से कि चूक कहां पर हुई, जिम्मेदारी, जवाबदेही, क्या वो तय हो पाएगी? वही मैं बताने जा रहा था आपको कि पटियाला के अफसरों के ऊपर इसकी गाज गिर सकती है और जो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है उसके बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार बाकी पंजाब में अमन रहा तो पटियाला में ऐसा क्यों हुआ, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट सभी जिलों को बराबर का भेजा गया था। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की ही बात के लिए मीटिंग रखी गई है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार है कौन। और पटियाला में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया है। जगविंदर पटियाल, फिलहाल हालात किस तरीके के बने हुए हैं? हालात फिलहाल सामान्य है। वहां पर जो एक छोटा सा धरना चल रहा था फुआरा चौक के नजदीक, उसे भी चंद मिनट पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। पीस कमेटी बना दी गई है। पीस कमेटी जो है वो डीसी के निर्देशन में और डीसी की हाजिरी में कल मीटिंग करेगी और दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश चल रही है। आज शाम 7 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान कोई भी वारदात न हो, इसके लिए फ्लैग मार्च और पुलिस की तैनाती रात भर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी की दूसरी पारी को अभी 1 महीना ही हुआ, लेकिन यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी अपना शासन चला रहे हैं उसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। यूपी में एक तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है और वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो लाउड स्पीकर पर एक्शन जोर शोर से चल रहा है। यूपी में जिस तरीके से कानून का राज बुलंद हुआ है उसको लेकर पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा गर्म है। यूपी में योगी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। सरकार के इस कानून का मुस्लिम समाज के लोगों ने बखूबी पालन किया, चाहे वो नोएडा, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो या फिर प्रयागराज। हर जगह लोगों ने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी। एक तरफ जुमे की अलविदा नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ी गई, तो दूसरी तरफ यूपी में लाउड स्पीकर पर एक्शन का काम भी चल रहा था और ये सब कुछ हो रहा था पूरी शांति और सद्भाव के साथ। चाचा गलत हो रहा है ये, चाचा देख रहे हो। देश में एक तरफ जहां तनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार ने ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। प्रयागराज में तो लोगों ने
गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी मिसाल पेश की। शहर के जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर फूलों की बारिश की। नमाजियों ने भी कानून का पालन करते हुए संख्या ज्यादा होने पर मस्जिद के अंदर 2 बार में नमाज पढ़ी। तो वहीं सहारनपुर में भीड़ ज्यादा होने पर नमाजी सड़क पर इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोककर दूसरी मस्जिद की तरफ भेज दिया। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण सामान्य है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी राज में लाउड स्पीकर पर एक्शन का काम भी शांति के साथ पूरे जोर शोर से चल रहा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में 37,000 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, तो वहीं करीब 55,000 लाउड स्पीकरों की आवाज कम हो चुकी है। तो वहीं कानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें भी आई। कानपुर में बस अड्डे में एक ही परिसर में मंदिर मस्जिद का निर्माण किया गया है, जहाँ जुमे की नमाज के वक्त लोगों ने मस्जिद में आराम से नमाज पढ़ी। तो वहीं मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम भी किया गया। लाउड स्पीकर पर देश भर में घमासान मचा है, तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में यूपी में योगी सरकार के एक्शन और उसके तामील ये तस्वीरें पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। तो अब सवाल ये कि योगी मॉडल से 2024 में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? जवाब देख लीजिए, सी वोटर का सर्वे आपको दिखाते हैं। 52% हाँ कह रहे हैं, ना में 28%, पता नहीं 30%। और आगे सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं रणवीर से कि क्या ये जो मॉडल है योगी मॉडल 2024 के लिहाज से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? और निश्चित तौर पे पहुंचाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि लोगों ने ये शायद पहला मौका था जब कानून व्यवस्था के फेवर में वोटिंग की। कई जगहों पर जब हम जाते थे वोटिंग के दिन और लोगों से पूछते थे कि भाई आखिर चुनाव में वोट देने का आधार क्या है, तो लोग बोलते थे कानून व्यवस्था। और यही कानून व्यवस्था इस विधानसभा चुनाव में आधार बनी और इसी वजह से योगी सरकार ने रिपीट ही नहीं किया, बल्कि एक मार्जिन, ऐसा लंबा चौड़ा मार्जिन लेकर के सरकार उनने वापसी की है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जब से दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने अपना फॉर्म फिर से दिखाना शुरू कर दिया और इस बार और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से दिखा रहे हैं। आज के दिन को एग्जांपल धन्यवाद रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजनीति गर्म होती जा रही है। उद्धव सरकार कह रही है कि लाउड स्पीकर लगाना हटाना उनका काम तो है नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे रैली करके उद्धव सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी में है। 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की बड़ी रैली है। इस रैली से पहले राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के लाउड स्पीकर वाले एक्शन की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार को भोगी सरकार करार दिया। नवी मुंबई के वाशी में राज ठाकरे के काफिले का एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और फिर ये काफिला पुणे के लिए रवाना हो गया। पुणे में आज एमएनएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि 3 मई को ये तमाम लोग पुणे के अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में लाउडस्पीकर पर आरती करेंगे। पर पुणे से पहले औरंगाबाद में असली एक्शन होना है। यहीं से राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज को बंद करने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम दिया है और उससे ठीक पहले 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली हो रही है। 15 शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली करने की अनुमति मिली है। प्रशासन की 15 शर्तों में एक शर्त ये भी है कि रैली में लाउडस्पीकर और आवाज नियमों के भीतर होनी चाहिए। लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज बंद करने को लेकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और आइए
सीधे आपको मुंबई लेकर चलेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जितेंद्र से ये जानते हैं कि आखिरकार ठाकरे की राजनीति के पीछे का राज है क्या। जीतू, देखिए रोमाना, जिस तरह से राज ठाकरे की करीबियां बीजेपी के साथ देखी जा रही हैं, उससे यही लगता है कि राज ठाकरे अब अपने आप को महाराष्ट्र में जो है हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो कि उनके चाचा बाल ठाकरे जिस तरह से कट्टर हिंदुत्व वाली छवि वाले नेता थे, राज ठाकरे भी अब अपने आप को उसी तरह से ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मराठी का मुद्दा जो है राज ठाकरे के लिए काम नहीं कर पाया। साल 2009 में जब पहली बार उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तब तो 288 में से 13 सीटें उनकी पार्टी ने जीत ली, लेकिन उसके बाद 2014 ले लें या 2019 ले लें, एक सीट से ज्यादा राज ठाकरे की पार्टी को नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में जब राज ठाकरे ने यह देखा कि मराठी के मुद्दे पर उन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया है। और ये सारा हिंदुत्व की राजनीति को धार देकर अब एक बार फिर से सियासत में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किस्मत राज ठाकरे। बिहार में जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार की पार्टी चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। कल नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी पहुंचे थे, जिसके बाद जेडीयू के कुछ नेताओं ने कुछ बड़ा होने की बात कही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जीतन राम मांझी के घर पर चल रही इफ्तार पार्टी की। उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। तो बिहार में इस वक्त तेजस्वी जी, लाउड स्पीकर बैन पर बहुत सारी बात, आप लाइव है अभी हमारे साथ, लाउड स्पीकर बैन पर बात चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विरोध किया, कहा कि इसका कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि ये सही हो रहा है देश में? लाउड स्पीकर से नींद टूटता है, बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी और भविष्य बर्बाद हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है? आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट क्या है? भटकाया जा रहा है मामला, जिसका भविष्य जिंदगी नौजवानों की बर्बाद हो रही है बेरोजगारी से, और आप लाउड स्पीकर की नींद की बात कर रहे हैं। क्या नींद आएगा जो बेरोजगार है? इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार लागू नहीं होने देंगे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं? अब ये तो हाई कोर्ट के आदेश पे वहाँ हुआ है, यहाँ मामला आएगा। अगर कोई सरकार में ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे। आप सुन रहे हैं हमारा कि कैसे तेजस्वी भी खुल करके बोल रहे हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमने बात की, तो जैसे ही हमने सवाल किया वो चुप हो गए। सुशील कुमार मोदी, उनसे भी हमने बात की, उनसे भी सवाल किया लाउड स्पीकर को लेके, तो वो चुप हो गए। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में विजय चौधरी भी थे, तमाम नेता थे। तो हमने उनसे सवाल किया कि लाउड स्पीकर बैन को लेकर के जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, तो उन्होंने साफ कहा इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो जाहिर है कि ये पहली और बड़ी खबर है बिहार से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है सवाल के जवाब में कि बिहार में लाउड स्पीकर बैन की बात नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर बैन करने की जो बात है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने चलते चलते ये बातें कही हैं। ये जीतन राम मांझी जी के इफ्तार का जो दावते इफ्तार है, वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सभी नेता एक साथ जमा हुए थे और काफी गर्मी है, लेकिन इस सियासी गर्मी जो फैली है अभी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। तो उसमें जो साफ दिख रहा है कि लाउड स्पीकर बैन को लेकर नीतीश कुमार स्पष्ट हैं और वो बिहार में लागू करने की बात तो छोड़ दीजिए, इस पूरे प्रकरण पर वो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हमने पूछा कि क्या इससे देश में माहौल बिगड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि सबका कोई मतलब नहीं है। वही तेजस्वी यादव से हमने बात की, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये भटकाया जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, क्या इससे लाउड स्पीकर बैन से क्या ये सब खत्म हो जाएगा? तो जब आएगी बात तब वो फिर अपना पूरा पक्ष रखेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि लाउड स्पीकर बैन को लेकर के जेडीयू का खुल करके जो विरोध है वो सामने आ गया है।
बिल्कुल प्रकाश, आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बीजेपी से बिल्कुल उलट लाइन लेते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, और इसीलिए अब जो सवाल है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं सी वोटर का, कि ये जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के साथ मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार इफ्तार के बहाने, क्या नीतीश का ये बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति? और आप देख सकते हैं 44% हाँ में जवाब दे रहे हैं, 20% कह रहे हैं नहीं, 36% का कहना है पता नहीं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर प्रकाश कुमार, क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति, उसी पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि सियासी गणित बहुत मायने रखता है। पिछली बार जब चिराग पासवान मिले थे नीतीश कुमार से तो उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और उस वक्त उनके बाद कोई बात नहीं हुई थी। जेडीयू की तरफ से जो इफ्तार का दावत दिया गया था उसमें चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया था, लेकिन आज हम पार्टी ने, जीतन राम मांझी ने बाकायदा न सिर्फ चिराग को बल्कि मुकेश सहनी को बुलाया। इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज नीतीश कुमार खुद, जो कुछ काफी दूर पर बैठे हुए थे चिराग पासवान, उनको इशारा किया, उनको अभिवादन किया और फिर वो मिलने आए, फिर उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद किया। तो ये एक सियासत दिखी। और दूसरा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों यहां पर आते हैं, यानी कि जब नीतीश कुमार चले गए उसके बाद तेजस्वी और तेज प्रताप आए, ठीक जाने के 5 मिनट के अंदर में। तो जाहिर है कि क्या तेजस्वी इंतजार कर रहे थे जाने का, फिर उनके आने का। तो ये सारा कुछ जो सियासी गणित है उसमें एक चीज लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और ये साफ कर दे रहे हैं कि वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, सियासत के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार, और इस वक्त दबाव का खेल बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में एक तरफ कुछ बड़ा होने की अटकलें चल रही हैं, इन्हीं अटकलों के बीच बिहार एनडीए का खेमा, लाउड स्पीकर पर भी वहां सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने लाउड स्पीकर पर कानून लाने की मांग कर दी, और जेडीयू के कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कानून की बात को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी में लाउडस्पीकर का शोर कम है, लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार में लाउडस्पीकर का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। योगी राज की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी ने लाउडस्पीकर पर कानून लाने की मांग तेज कर दी है। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउडस्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। बिहार में लाउडस्पीकर पर कानून की मांग ऐसे वक्त उठ रही है जब बीजेपी और जेडीयू में अनबन की खबरें तेज हो रही हैं, और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर भी जेडीयू के सुर बीजेपी के विपरीत हैं। जहाँ समस्या है वहाँ लोग अपना एड्रेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। हम लोगों के बिहार में तो कोई इस तरह का लाउडस्पीकर का कोई इशू है नहीं। वो अपना व्यू, उनका अपना व्यू हो सकता है, जैसे मेरा भी कोई अपना व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। मतलब पार्टी का व्यू, सरकार का ये व्यू नहीं है, जनक जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीच की लाइन लेकर चल रही है। अब बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। पहले लाने दीजिए, देख ले। लाउडस्पीकर ही नहीं, जेडीयू यूपी के बुलडोजर फॉर्मूले को भी बिहार में गैर जरूरी बता चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई नई तस्वीरें बिहार में नए सियासी गणित की पहेली बुझा रहे हैं। और गुजरात में सियासी गर्मी तेज होती जा रही है, क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मिशन गुजरात के साथ ही कांग्रेस खेमे में भी हलचल हार्दिक पटेल को लेकर। गुजरात में क्या पाटीदार करेंगे पार्टियों का बेड़ा पार? रिपोर्ट देखिए। सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को। पीएम मोदी के संबोधन की ये तस्वीरें वैसे तो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट की हैं। ये आत्मनिर्भर
लेकिन साफ संदेश गुजरात चुनाव की तरफ भी जा रहा है। જ્યારે એક વિચાર વિઝનનું સ્વરૂપ લે ત્યારે સાકાર થાય છે સરદાર ધામે નવી દિશામાં લઈ જવાનું। सूरत में पीएम मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के मिशन गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में मौजूद हैं। नड्डा के दौरे के साथ साथ हार्दिक पटेल को लेकर भी आज कांग्रेस में हलचल देखी जा रही है। गुजरात की पॉलिटिकल पिच पर सारा प्रयास पाटीदारों को अपने पाले में करने की हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार पटेल से शुरू करके पीएम मोदी तक के योगदान का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद के माध्यम से टक्कर दी है तो परिवारवाद को, टक्कर दी है तो क्षेत्रवाद को, टक्कर दी है तो जातिवाद को, टक्कर दी है तो संप्रदायवाद को, और आगे बढ़ाया है तो राष्ट्रवाद। नड्डा ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया, तो साथ ही कार्यकर्ताओं के जोश को भी रफ्तार देने की कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की नाराजगी दूर करने में लगी हुई है। हार्दिक भी भरोसा जता रहे हैं कि पार्टी से जारी इस घमासान का समाधान जल्द निकलेगा। पार्टी है मेरी, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे, और वही काम हम करने वाले हैं। थोड़ी नाराजगी होती है, थोड़ी चर्चाएं होती है, उस चर्चाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये गांधी की पार्टी, सरदार की पार्टी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबकी नजरें पाटीदार वोटर पर पड़ी क्यों हैं, वो भी समझ लीजिए। गुजरात में लगभग 15% पाटीदार हैं। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र में प्रभावी हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हार्दिक को पार्टी में बनाए रखने के साथ साथ बड़े पाटीदार व्यक्तित्व नरेश पटेल को भी पार्टी में शामिल करने की तरकीबें निकाल रही है। हालांकि इस बीच कल जो एक दिलचस्प बात हुई वो ये कि हार्दिक पटेल के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे वड़ताल स्वामी नारायण के संत नौतम स्वामी ने हार्दिक को हिंदुवादी पार्टी में शामिल होने की सलाह दे डाली। ये हमारी खुली मांग है आज पण हार्दिक पास के हार्दिक के हिंदुवादी पार्टी ज्वाइंट करवी જોઈએ। 2 दिन पहले ही हार्दिक को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस के 38% के मुकाबले 42% लोगों ने हार्दिक के लिए बीजेपी को बेहतर विकल्प बताया था। हार्दिक अगर सर्वे के आंकड़े या नौतम स्वामी की सलाह मानकर पाला बदल लेते हैं तो इससे गुजरात का चुनावी गणित बदल सकता है। फिलहाल साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात का सियासी पारा धीरे धीरे गर्म होने लगा है। भारत माता की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।